तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेसेस इन इंडिया। तो बेसिकली इसका एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है इंडिया की बुक्स में, इंडिया की लॉ बुक्स में और इंडियन पॉलिटी बुक्स में। इसी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का मेरा प्रयास है। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर जितने भी लॉ बनते हैं उसके लिए एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट, बेसिकली लोकसभा। अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट के पास कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर होती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का मतलब है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो भारत के संविधान में कुछ भी एडिशन करा सकती हैं, वेरिएशन कर सकती हैं और रिपेल हटा भी सकती हैं। द प्रोसीजर इज लेड आउट। अब बेसिकली इस प्रोसेस को करने के लिए आर्टिकल 368 दिया है। बेसिकली इसमें एक बिल पास होता है हर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, जिसमें टोटल मेंबरशिप की 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए और वोट देने चाहिए। और कुछ प्रकार के अलग स्पेशल अमेंडमेंट्स होते हैं जिसमें फेडरल और जुडिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़छाड़ की जाती है। इसमें बेसिकली स्टेट लेजिस्लेटिव की मेंबरशिप का भी योगदान है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों इसी के साथ मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि बेसिकली कोई भी बिल पास करने के लिए दोनों हाउस की ज्वाइंट सिटिंग की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अब हम बात करेंगे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एज पर आर्टिकल 352 पार्ट 6। It shall be rectified by the parliament to the similar constituent power। तो बेसिकली इस इमरजेंसी को पार्लियामेंट लगा सकती है with their constituent power when presidents invoke in state during article 356 and proclamation contains such incidental and provisions suspending whole or part of operation of the constitution relating to any body and authority of the state। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जब देखा जाता है कि स्टेट इनकेपेबल है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, तब यहाँ पे प्रेसिडेंट के हाथ में पूरी पावर चली जाती है। द प्रोक्लेमेशन नीड टू बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट अंडर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। और इस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करने के लिए पार्लियामेंट की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, नॉट बाय द सिंपल मेजोरिटी आफ्टर द। अब अभी तक तो ये सिंपल मेजोरिटी के साथ हो जाता था, लेकिन जब 24th अमेंडमेंट आया इसके साथ इनमें स्पेशल टाइप की मेजोरिटी नीड होती है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एकदम से व्यक्ति लेजिस्लेटिव को कहां से ले आया। तो बेसिकली लॉ मेकिंग पावर ऑफ इंडिया में तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो बेसिकली लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव इसको ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी अगर कोई इन लॉ को प्रोहिबिटेड करता है तो उसके ऊपर फाइन या कंपनसेशन स्थापित करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली लेजिस्लेटिव के बारे में। तो बेसिकली लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर आर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें लेजिस्लेटिव पावर दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट, सेंटर के लिए अलग और स्टेट के लिए अलग किया गया है, और इसी प्रकार से इनको तीन लिस्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ऐसे सब्जेक्ट जो इन तीन लिस्टों में नहीं मेंशन है उसको हम कहते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। Subject to the provision in Constitution, the power of legislative and judiciary subjects rests with Parliament or state legislative as in case में Article 245। Basically, deemed amendments of the constitution would can be passed under legislative powers of parliament are not valid for the addition of article 368 by 24th amendment। अब दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे यूनियन लिस्ट के बारे में। तो बेसिकली यूनियन लिस्ट में अभी प्रेजेंट में 100 आइटम्स हैं, इससे पहले 97 आइटम्स थे, और इसके इसके ऊपर रूल बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि इन सब्जेक्ट्स में रूल बनाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों हमारे स्टेट लिस्ट आते हैं। स्टेट लिस्ट में 61 आइटम्स हैं, और इससे पहले 66 सब्जेक्ट्स थे वेयर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉज। और इन सब्जेक्ट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकती है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में पार्लियामेंट भी इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। और ये कब कंडीशन, जब राज्यसभा पास करेगी एक रेजोल्यूशन, जब 2/3 मेजोरिटी इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेंगे अंडर आर्टिकल 249 से लेकर 252। अब इसी के बाद दोस्तों हमारी आती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में बेसिकली 52 सब्जेक्ट्स हैं, और इससे पहले दोस्तों 47 सब्जेक्ट्स होते थे। इस पे बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों अपने लॉ बना सकते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली 254 के अंदर आती है। तो दोस्तों अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मनी बिल। तो बेसिकली बिल, ऐसा बिल जो बेसिकली
टैक्स के इम्पोजिशन, एबोलिशन और अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मनी से रिलेटेड हो। ये बेसिकली इंडिया के अंदर लोकसभा के स्पीकर के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है और लोकसभा के स्पीकर तभी इंप्लीमेंट किए करेंगे जब प्रेसिडेंट जी इसमें रिकमेंडेशन देंगे और अंडर आर्टिकल 109, 1110 एंड 117 हर फाइनेंशियल ईयर में एनुअल बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। उसी के बाद आर्टिकल 112 और 116 के तहत लोकसभा पास करती है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ स्टेट लेवल पे भी मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर आर्टिकल 198, 199 एंड 207 और इसमें रिकमेंडेशन दी जाती है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज गवर्नर। When money bill is introduced in the legislative assembly by the state government fail to get approved by the ruling party, its treatment is not on the commanding majority support in the legislative assembly or shall dismissed by the governor to pay the way for new government। अगर बेसिकली स्टेट का जो बजट है वो रूलिंग पार्टी डिसमिस कर देती है तो एक न्यू बजट पेश किया जाता है और इसी के साथ न्यू गवर्नमेंट स्थापित की जाती है, फ्रेश इलेक्शन होते हैं और अपोजिशन बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू कर देता है। तो दोस्तों यही था मेरा मोटिव, एक शॉर्ट वीडियो बनाना अबाउट द लॉ मेकिंग प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको समझ आया हो या अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड जय श्री